हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था आपका केबल के अंदर जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था केबल के। हमने दो टाइप देखे थे, सिंगल कोर केबल एंड मल्टी कोर केबल। तो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था किस तरह से कंडक्टर होता है, इसके ऊपर इंसुलेशन होता है, और कंडक्टर जो इंसुलेशन है उसको हम ग्राउंड करके शो कर सकते हैं, क्योंकि सीथ है जो केबल की किस में होती है, ग्राउंड में होती है। तो अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से केबल का जो है रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो आज के लेक्चर के टॉपिक्स क्या क्या होंगे? केबल का हम रेजिस्टेंस निकालना देखेंगे। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। कंडक्टर यानी कि आपका कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस हमें बताया, हम आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जो यहाँ से देखा जाएगा, ये इसकी लेंथ है एल। तो इनको अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे किसके रेजिस्टेंस की, केबल के रेजिस्टेंस की। तो केबल में भी केबल में जो रेजिस्टेंस होता है कौन सा रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस में हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि सपोज ये आपका कंडक्टर है और ये आपका क्या है, इंसुलेशन है, और यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड किया हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो वोल्टेज अप्लाई की है वो हमने कहाँ पे की है, इस तरह से की है। ये ग्राउंड है, वी फेस, यानी कि कंडक्टर और ग्राउंड इन दोनों के बीच में कितनी वोल्टेज अप्लाई की हुई है, वी फेस वोल्टेज हमने दी है। तो इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे जो लीकेज होता है, यानी कि यहाँ पे कितना इंसुलेशन है जो लीकेज को रोकता है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो हम उस रेजिस्टेंस की स्टडी करेंगे। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे कितना कैपेसिटेंस बनता है, उसकी स्टडी करेंगे। तो केबल के केस में, और ये गेट में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, उसके रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। और केबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो गेट में जो क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका, यहाँ से जो चार्जिंग केवीएज होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है, या फिर वो आपसे पूछता है डाइलेक्ट्रिक लॉस कितना हुआ है, डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस। डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस कितना हुआ है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है इसकी वजह से क्या होता है, पावर का लॉस होता है। और वो लॉस आप जानते हो, सिंपल नेटवर्क फॉर्मूला क्या है, वी पर फेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये किसको बताता है, रेजिस्टिव पावर लॉस को। वोल्टेज हमें पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो निकाल सकते हैं। पर आपको जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर वो कैपेसिटेंस देगा, रेजिस्टेंस नहीं देगा, और फिर आपसे पूछेगा कितना डाइलेक्ट्रिक लॉस हुआ है। तो वो सब आज अपने टॉपिक होंगे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आपके दो गेट के क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे आज के लेक्चर से। तो कंटिन्यू करते हैं हम। रेजिस्टेंस टॉपिक हो गया आज का अपना, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्यों अलग है, क्योंकि हम जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो आपका है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से हमें मिलेगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो स्टार्ट करने के लिए पहले हमें रेजिस्टेंस को निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें किस किस क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं उसका रो हमें चाहिए, उसकी लेंथ हमें चाहिए, और उसका एरिया हमें चाहिए। यही हम इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एक सर्किट बनाते हैं, इस रेजिस्टेंस को शो करते हैं, फिर हम इन सब टर्म्स को देखेंगे और देन हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका हो गया सपोज कंडक्टर, ये है आपका इंसुलेशन की लेयर है, और इसी तरह से नीचे इंसुलेशन की लेयर है। एक्चुअल में कैसा है, सिलेंड्रिकल जो है आपकी केबल है, तो उसमें आउटर लेयर इंसुलेशन है और बीच में क्या है, आपके कंडक्टर है। कंडक्टर की रेडियस हमने लिख दी, कितनी है, स्मॉल आर है। और टोटल केबल की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्मॉल आर से कैपिटल आर तक पूरा मटेरियल है वो क्या है, यहाँ पे इंसुलेशन का है। तो एक चीज़ तो हमें लिख लेते हैं, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। क्योंकि इसी मटेरियल की रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए कितनी टोटल कितना थिकनेस है जिसके अंदर इंसुलेशन फिल किया हुआ है। तो थिकनेस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसको मैं टी से शो कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये आपका कंडक्टर है और ये है आपका इंसुलेशन। अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर आप पावर से इसको कनेक्ट करोगे, यानी कि आप सप्लाई दोगे। सप्लाई देने का मतलब सिंपली नेटवर्किंग में क्या बोल सकते हैं हम यहाँ, कि यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, पर फेस जो है वोल्टेज लिख करके ग्राउंड कर दिया, क्योंकि ये भी क्या है, आपकी ग्राउंड है। इससे क्या क्लियर हो गया कि कंडक्टर और इंसुलेशन के बीच में कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम, वी पी एच, ठीक है। अब इसकी लेंथ कुछ ना कुछ बतानी होगी, तो इसकी लेंथ हम ले लेते हैं, एल इसकी क्या है, लेंथ है। अब हम यहाँ पे दो चीज़ों को देखेंगे, एक तो यहाँ पे कैपेसिटेंस बनेगा और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। तो एक तो हो गया आपके इंसुलेशन का रेजिस्टेंस और एक हो गया इंसुलेशन का कैपेसिटेंस।
अगर आपकी आइडियल केबल होती है तो जो ये आर आई जो हमने यहाँ बनाया है वो इन्फिनिटी होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आर आई की होती है, तो हमको ये फाइंड आउट करना होगा। बाकी अगर आइडियल केबल होती है तो कोई आर आई नहीं होता, और कोई अगर आर आई नहीं होगा यानी कि आर आई की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस था वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही हमें आइडियली चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा और कोई ना कोई कैपेसिटेंस भी होगा। तो हमने आर आई और सी पी इसको शो कर दिया, और आज के लेक्चर में हम इन दोनों चीज़ों को ही फाइंड आउट करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। तो जब हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, आपको जो एलिमेंट्स ये पूरी लेंथ का इसमें सम करना है स्मॉल आर से कैपिटल आर के अंदर। ऐसा कोई केस आ जाता है तो हम इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन वेरी करेगा, ये जो क्वांटिटी है ये जो क्वांटिटी है ये वेरी करेगी आपके पास, क्योंकि ये dx है। हम क्या करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने dx, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x है। इसको समझना फिगर को कि कैपेसिटेंस में भी यूज़ होगा ये, कि हम पहले क्या करेंगे इस dx का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि आपको इस पूरी जो है इंसुलेशन मटेरियल का निकालना था, बट आपने क्या किया, पहले उसमें से एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dx, उसका आपने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब क्या कर सकते हो आप, जो भी रेजिस्टेंस आएगा उस dx मटेरियल का, उसका स्मॉल r से कैपिटल R तक इंटीग्रेशन कर दोगे, यानी कि आप उसका सम कर दोगे सारे स्मॉल स्मॉल एरियाज का, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक टूल है, वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। पहले हम इसको रफ कर देते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे। अब इस dx की हम बात करेंगे, तो हमने जो एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट कहाँ पर है, सेंटर से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। इससे जो करंट फ्लो करता है वो होता है लीकेज करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। यहाँ से जो करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव करंट, यानी कि चार्जिंग करंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो आगे काम आएगी, याद रखें आप, ठीक है। ये हो गया आपका सर्किट। अब हम इस रेजिस्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर हमें इसका निकालना है तो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे रो। तो पहले हम इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं डी आर आई इक्वल टू रो। हमने लिख दिया यहाँ पे, रो किसका है, इंसुलेटिंग मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी है, वो हमने यहाँ पे शो कर दी। अब हम देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ कितनी है इस एरिया की, dx है, इस इंसुलेटिंग मटेरियल की जिस पार्ट का हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, dx लिख दिया। अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब इसको आपको थोड़ा 3D व्यू में सोचना होगा कि एक्चुअल में हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस पूरे एरिया की, जो आपका कहाँ से कहाँ तक है, x डिस्टेंस तक है, ठीक है। तो ये एक तरह का सिलेंडर बन रहा है, सिलेंड्रिकल एरिया बन रहा है। तो ये सिलेंड्रिकल एरिया में हम जानते हैं फॉर्मूला 2πr(h) होता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 2π। यहाँ पे r क्या है आपका, x है, और h क्या है यहाँ पे आपका, x आपका हो जाएगा यहाँ पे l लेंथ है। l क्या बता रहे हैं, सिलेंडर की हाइट, और अपने लिए हाइट क्या है, l है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने बस थोड़ा सोचा और इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ कर लिया है कि सिंपली क्या बन रहा है, एक सिलेंड्रिकल जो एरिया होता है, हम सिलेंडर का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे ही निकालते हैं। इस सिलेंडर की आपको क्या पता होती है, h पता होती है, और यहाँ पे आपको इसकी पता होती है r, तो आप क्या लिख देते हो, 2πr(h) एरिया बोल देते हो। हम इसमें दोनों सर्किल्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर मैथ में पढ़ा होगा तो आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा होगा और एक पढ़ा होगा 2πr(h) प्लस 2πr²। उसके अंदर इन दोनों सर्किल्स के एरिया को भी कवर किया जाता है। बट हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, जो इसकी आउटर, जो इसका एरिया है आउटर लेयर से, उसकी बात कर रहे हैं। तो 2πr(h) हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हमने अपने फिगर में देखा कि r क्या है, x है, h क्या है, l है। तो हम अब हमारे लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 2πx एंड l। इसको यहाँ पे अब हम सिंपली लिख देंगे सिलेंड्रिकल एरिया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। तो ये आपका अभी तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं DRI तक। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं RI क्या होगा। RI क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल r से कैपिटल R तक, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ये आपका स्मॉल r है, और यहाँ से कहाँ तक जाएंगे, कैपिटल R तक। तो स्मॉल r से कैपिटल R तक अगर हम इस छोटे छोटे सारे एलिमेंट्स का सम कर देंगे तो आपको टोटल इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सम करने के लिए मैथमेटिकल कौन सा टूल यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हमने लिखा स्मॉल r से कैपिटल R तक रो आई dx डिवाइडेड बाई 2πxl, ठीक है। अब आपको ये सिंपल एक इंटीग्रेशन हो गया है। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, रो आई अपॉन 2πl। अब यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ आपके पास यहाँ पे बच जाता है आपके पास 1/x dx
और स्मॉल आर से कैपिटल आर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रो आई अपॉन 2 पाई एल, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग ई एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक है, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो आई अपॉन 2 पाई एल, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ठीक है, यही बचेगा, क्योंकि अपर लिमिट पुट करोगे तो लॉग ई आर माइनस लॉग ई आर स्मॉल आर, तो ये क्या बनेगा, लॉग ई कैपिटल आर माइनस लॉग ई स्मॉल आर। अब ये सिंपल लॉगरिथम प्रॉपर्टी है, ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे अब इनको आपको CTM कर लेना है, कमिट टू मेमोरी कर लेना है, क्योंकि ये रिजल्ट्स ही आपके फाइनल एग्जाम में यूज़ होंगे। बट आपको अब कैसे आया ये समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आ रहा है आपके पास क्या निकल गया है, रो आई अपॉन 2 पाई एल लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। और इस रिजल्ट में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आर आई किसके रेसिप्रोकल है, लेंथ के। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और यहीं से आपका एक गेट का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह का कंसेप्ट पूछा गया था। अब ये क्यों पूछा गया, क्योंकि ये कुछ हद तक अलग था। अलग किसके लिए था, जिसने इस तरह की थ्योरी नहीं पढ़ी है उसके लिए अलग था, क्योंकि अभी तक जो हम रेजिस्टेंस पढ़ते आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर रेजिस्टेंस, इसको मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, कंडक्टर रेजिस्टेंस, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे वो यही रेजिस्टेंस था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे। बट ये फॉर्मूला अगर कंडक्टर रेजिस्टेंस के लिए लगाया जाता है, सिंपल ये कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। बट जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। लाइन को याद रखें, अच्छे से समझ लें कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, पर जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्या है, रेसिप्रोकल है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही कम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के अंदर ही बताऊंगा, और बाकी सिंपल आपको 2 लेंथ दी थी और 1 लेंथ का रेजिस्टेंस दिया था, तो आपको क्या करना था, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L2 बाई L1, ये मैथमेटिकल रिलेशन को यूज़ करना था और आंसर लेके आना था। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब हम इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस कैसे निकाला जा सकता है। पहले हम निकालेंगे सिंगल कोर के लिए, फिर हम डिस्कस करेंगे अगर आपके पास मल्टी कोर केबल होती है तो वहाँ पर किस तरह से कैपेसिटेंस आता है। तो कैपेसिटेंस की हम चर्चा करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट हो गया आपका कैपेसिटेंस। पहले आपके पास है सिंगल कोर केबल। देखिए, कैपेसिटेंस जब भी निकालना हो, मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। एक कैपेसिटेंस के बारे में जो सबसे सिंपल रिलेशन है वो क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी, और सबसे बेसिक रिलेशन भी यही है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकाल जा सकता है, Q को अगर मैं V से डिवाइड कर दूंगा तो कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगा। ये सिंपल पॉइंट है, समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप किसी तरह से वोल्टेज निकाल लेते हो और किसकी फॉर्म में, Q की फॉर्म में, तो आप Q बाई वी जैसे ही पुट करोगे आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। यानी कि आपका मकसद क्या है कि आपको Q और V में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो आप उसके अंदर जैसे ही Q बाई वी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। हम यहाँ से रिवर्स में चल रहे हैं, फिर हम यहाँ डेरिवेशन करेंगे। हम क्यों इस तरह का डेरिवेशन करते हैं तो वो आपको इस रिवर्स ऑर्डर से समझ में आ जाएगा। तो Q बाई वी करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब हम किस तरह से Q और V में रिलेशन निकालें, तो उसके लिए हम जानते हैं कि V क्या होता है। V होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल d, यानी कि जिस लेंथ में हम बात कर रहे हैं उस लेंथ की यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ED, इसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये आपने EMT में बेसिक रिलेशंस स्टडी किए होंगे, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब आप इसको अगर V के अंदर पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, और D के एक और रिलेशन हम देख सकते हैं, D क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q अपॉन जो आपका एरिया है उसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया से आपके पास क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। तो D आपके पास है, D और Q का रिलेशन है, E और D का रिलेशन है, और V और E का रिलेशन है। तो हम फाइनली V
और Q को रिलेट कर सकते हैं, और यही हमारा यहाँ पे मकसद होगा, क्योंकि अगर हम V और Q को रिलेट कर लेंगे तो हम कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक रिलेशन जो हैं वो बता दिया। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये रिलेशंस यही आपके काम आने हैं। ये मैंने आपको एक तरह से रिवाइज कराया है, या आपने नेटवर्क में भी पढ़े होंगे और आपने ये EMT सब्जेक्ट के अंदर भी डिस्कस किए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम सिंगल कोर केबल में। पहले हम चार्ज क्लियर कर देते हैं, पर हम चार्ज को यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम चार्ज को कैसे लेंगे, पर यूनिट लेंथ में लेंगे। चार्ज आपका कैसा है, लाइन चार्ज है, यानी कि लाइन पे जो चार्ज है वो लाइन चार्ज आपका हो गया। और किस यूनिट में, कूलाम पर मीटर, क्योंकि हम जो भी चीज़ यहाँ पे निकालेंगे वो पर यूनिट में होगी। कैपेसिटेंस जो निकाला गया है वो किस में होगा, पर मीटर में होगा, फेराडे पर मीटर। तो चार्ज को हमने किस में लिया है कि पर यूनिट लेंथ में कितना आपके पास, पर यूनिट मीटर में आपके पास कितना चार्ज अवेलेबल है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्यू आपका क्या हो गया, लाइन चार्ज हो गया। तो क्यू इज इक्वल टू लाइन चार्ज कूलाम पर मीटर। अब हम यहाँ पे रिवर्स में स्टार्ट करके देख चुके हैं हम लास्ट स्लाइड में। तो डी क्या होगा अब यहाँ पे, डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। अब क्यू अपने आप में क्या है, पर यूनिट मीटर में है, तो अब आपको यहाँ पे 2πx लिख सकते हो। x क्या है यहाँ पे, x जिस पार्ट का हम निकाल रहे हैं उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, दैट इज x। तो आपका डी क्या आ गया, चार्ज पर यूनिट मीटर डिवाइड बाई 2πx। तो इसकी कंप्लीट यूनिट क्या बन गई है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट चेक करते रहिए हम सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। Q अपॉन 2πx हो गया है। अब E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसका फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या है, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ये लिख दिया हमने। अब D को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r एंड x हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है, अब हमें v निकालना है। v के लिए क्या रिलेशन था, v इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी। तो अब हमें इसे डिस्टेंस में क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, e का इंटीग्रेशन करना है। यानी कि अब v क्या हो जाएगा, स्मॉल r से कैपिटल R, q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r x, ये सब कांस्टेंट हो गए, x और dx। v इज इक्वल टू ई डी फॉर्मूला देखा था हमने। अब हम कितनी डिस्टेंस का निकाल रहे हैं, एलिमेंट क्या है, dx है। टोटल कितना हो जाएगा, स्मॉल r से कैपिटल R तक, जैसे हमने रेजिस्टेंस में किया था सेम परफॉर्मेंस हमें यहाँ करनी है। तो आपके पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू स्मॉल r टू कैपिटल R, q बाई 2π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r एंड x। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अगेन 1/x का करना है, तो जैसा पहले रिलेशन में आया था ऐसा ही आ जाएगा, log e कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल r। तो v क्या हो जाएगा आपके पास, q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r एंड log e कैपिटल R बाई स्मॉल r। ये आपके पास क्या आ गया, अभी के लिए एक रिलेशन आ गया। ये रिलेशन आपके आगे भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस के अंदर भी यूज होगा, तो अभी से आप इसको याद रखें। इसको क्या कर लेना है, हमें CTM कर लेना है। एक तो ये रिलेशन और एक E का रिलेशन जो है Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R x। ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं, आगे से CTM कर लीजिएगा इनको। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए, ये आपने क्या निकाला है रिलेशन, V और Q को रिलेट कर दिया कि V इज इक्वल टू Q अपॉन, यही रिलेशन आपने निकाला है। और यही हमारा टास्क था कि अगर हम V और Q को रिलेट कर देते हैं तो हमें कैपेसिटेंस कैसे निकालना है, जो पर फेस कैपेसिटेंस है Q अपॉन V करना है। तो Q अपॉन जब V करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, Q अपॉन V करते ही आपके पास आ जाएगा, Q मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई V करोगे तो 2π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइड बाई log e कैपिटल R बाई स्मॉल r। ये आपका बन गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। जैसे आपके पास इंसुलेशन रेजिस्टेंस का आया था, ये किसका आ गया, डाइलेक्ट्रिक जो आपका बन रहा है उसका जो कैपेसिटेंस है पावर केबल का, वो आपके पास आ गया है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, फेराडे पर मीटर, क्योंकि हमने चार्ज किस में लिया है, कूलाम पर मीटर में लेकर के चले हैं, तो टोटल यूनिट भी क्या हो जाएगी, फेराडे पर मीटर। अब अगर आपको पता है कि ये आपकी केबल का कंडक्टर था, ये इंसुलेशन था, यहाँ पे आपने अप्लाई किया था V पर फेस, ये आपका ग्राउंडेड था, तो अब इन दोनों के बीच में आप VPH को अप्लाई कर रहे हो, ये कैपेसिटेंस आपको पता चल चुका है, तो करंट कितना होगा, यानी कि एक तरह से समझिए ये आपने VPH अप्लाई किया है, ये यहाँ पे कैपेसिटेंस CP है, तो यहाँ पे अब अगर हमें करंट निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू ओमेगा C
और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, v से। ये फॉर्मूला कैसे आया है, क्योंकि हम जानते हैं i इज इक्वल टू क्या होता है, v डिवाइड बाई आर। बट अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो v बाई जेड लिख सकते हैं, और यहाँ पे जेड क्या हो जाता है, जेड का यहाँ पे मीनिंग क्या है, 1/ओमेगा c। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा सी वी। ये सिर्फ हमने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है, तो ओमेगा सी वी हमें मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूँ, चार्जिंग करंट निकाल सकता हूँ, कि जो कैपेसिटेंस में जो करंट फ्लो करता है वो कौन सा है, चार्जिंग करंट है, यानी कि आई सी। तो अब यहाँ से हम आई सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, उसके अलावा इस फॉर्मूले से आगे क्या क्या निकाला जा सकता है, किस तरह के न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए और फॉर्मूले बना सकते हैं हम। चार्जिंग करंट कितना हो जाएगा, आई सी इज इक्वल टू ओमेगा क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एफ। कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया सी पी एच, वी पी एच हमें पहले से पता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्जिंग करंट। बट इसकी यूनिट भी क्या होगी, नॉट ओनली एम्पियर, एम्पियर पर मीटर होगी। तो ये सिंगल कोर केबल के लिए हमने क्या क्या देखा, कैपेसिटेंस निकालना और चार्जिंग करंट निकालना। अब हम मल्टी कोर केबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली फॉर्मूला यही है, बस मल्टी कोर केबल में प्रॉब्लम क्या आ जाती है वो समझते हैं, उसका सॉल्यूशन भी हमें फिर आगे मिल जाएगा। मल्टी कोर केबल, मल्टी कोर केबल के बारे में वैसे तो बता ही दिया है मैंने आपको क्या होती है, इसका सिर्फ हम डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको दोबारा से क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, आपका इंसुलेशन की लेयर है, सीथ है। आउटर लेयर में सर्किट्स के अंदर हम डायरेक्टली कौन सी यूज़ करते हैं, सीथ लेयर को बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सीथ। अब यहाँ पे मल्टी कोर है, और हम मल्टी कोर में कौन सी केबल लेके चल रहे हैं, सपोज 3 केबल्स उसके अंदर हैं, यानी कि 3 कोर केबल है ये। तो 3 कौन कौन से होंगे, आर होगा, वाई होगा एंड बी होगा। अब देखिए इन सब के बीच में इंसुलेशन फिल किया हुआ है, और इसको हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है, सीथ है जो ग्राउंड है। तो कौन कौन से कैपेसिटेंस बनेंगे, एक कैपेसिटेंस तो बनेगा जो ईच कंडक्टर का उसकी सीथ के बीच में होगा, यानी कि इसके बीच में कोई ना कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे आपका कोई ना कोई कैपेसिटेंस बनेगा। एक कैपेसिटेंस कौन सा बनेगा, जो 2 केबल्स के बीच में होगा, यानी कि ये वाला कैपेसिटेंस बनेगा। अब इनको कोई ना कोई नाम हमें देना होगा, इसको हम बोल देते हैं C1, C1 एंड C1। सिमेट्रिक मान लिया, सबको हमने सेम लेकर के चल रहे हैं। C1 हो गया, ये हो जाएगा C2, C2 एंड C2। अब इनको हम बोले क्या, C1 क्या है, केबल का खुद का कैपेसिटेंस है जो दूसरी केबल से है, तो इसको हम बोल देते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस। ऐसे ही अगर हम C2 को नाम देना चाहे तो C2 कौन सा है, केबल और सीथ के बीच में, तो यहाँ इसको हम बोलेंगे सीथ कैपेसिटेंस, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सी पी एच निकालना है, क्योंकि चार्जिंग करंट अगर निकालना है तो उसके लिए आपको पर फेस कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। तो हम इसी को निकालना चाह रहे हैं कि ये कितना होगा। तो सिंगल कोर के अंदर तो फॉर्मूला है, यहाँ पे हमको फॉर्मूला किसकी फॉर्म में निकालना है, C1 और C2 की फॉर्म में निकालना है, क्योंकि C1 C2 के लिए अपने पास प्रैक्टिकल टेस्ट अवेलेबल हैं। आपको कोई भी रेफरेंस बुक के अंदर C1 C2 निकालने के लिए टेस्ट दिए होते हैं, कि आप कोई भी 2 केबल को आपस में सॉर्ट कर देते हो, या फिर तीनों केबल को आपने सीथ के साथ सॉर्ट कर दिया, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, देन आपने एक टेस्ट कर लिया। तो इन टेस्ट की हेल्प से हम क्या क्या निकाल लेते हैं, C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो उनको पुट करके आपको सी फेस मिल जाएगा। आपको अगर न्यूमेरिकल आएगा तो C1 C2 दोनों की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में अवेलेबल होंगी। तो अब आपको सी फेस निकालना है, तो एक सिंपल नेटवर्क प्रॉब्लम है ये सर्किट है, C1 C2 पता है, और आपको सी फेस निकालना है। इसके अंदर सी फेस क्या है, सी फेस का मतलब ये है कि ये जो इक्वलेंट जो आपका इन दोनों के बीच में सी पर फेस में जो बनेगा वो आपको निकालना है, यानी कि आपको इस दोनों के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, और आपके पास सर्किट ये है, ठीक है। यहाँ पे आप ग्राउंड कर सकते हो, क्योंकि आप पर फेस ले रहे हो तो ग्राउंड है। सीथ और ग्राउंड के बीच में जो आपकी केबल है उसके बीच में आपको कैपेसिटेंस यहाँ पे निकालना है। तो आप ग्राउंड इसको नहीं करोगे, आपने सीथ ऊपर वाले को बनाया तो आप सीथ को ग्राउंड कर दोगे, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। इसको फिगर में शो कर दीजिए, ये आपकी है सीथ। अब इसको कैसे निकाला जाए, अब आप कंसीडर करिएगा, ये क्या है, आपका एक डेल्टा है, इसको स्टार में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये 3 कैपेसिटेंस यहाँ पे मिल जाएंगे विद इन न्यूट्रल, ठीक है। ये कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं, तो हम इसको पहले फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा। हम जानते हैं कि, मैं आपको सिंपल एक, आपने वैसे नेटवर्क में पढ़ाई होगा, मैं आपको फिर से एक आइडिया दे देता हूँ। इसको मैं रेजिस्टेंस शो ना करूँ, बॉक्स बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा। बॉक्स बनाने से क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा Z1। सपोज ये भी Z1 है और ये भी Z1 है। अगर आपको ये वाला कैपेसिटेंस निकालना है, ये वाला इम्पीडेंस निकालना है Z, इसको हम ओनली Z बोल देते हैं,
ये भी आपका क्या आएगा, सेम आएगा जेड, और ये भी आपका न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, जेड आएगा। तो अगर आपको ये जो है आपका स्टार इक्वलेंट निकालना है तो यहाँ पे जेड का फॉर्मूला क्या बनेगा, जेड का फॉर्मूला बनेगा जेड वन मल्टीप्लाई बाई जेड वन डिवाइड बाई जेड वन प्लस जेड टू प्लस, मतलब तीनों आपके जेड वन ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, जेड वन स्क्वायर अपॉन थ्री जेड वन, तो ये क्या होगा, जेड वन बाई थ्री। बट हम जानते हैं यहाँ पे आपके पास जेड क्या है, जेड यहाँ पे आपके पास क्या है, जेड आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, वो है आपका वन अपॉन सी, क्योंकि कैपेसिटेंस में रेसिप्रोकल में आता है, यानी कि अगर हम एक्सएल एक्सी लिखेंगे तो वन अपॉन ओमेगा सी आएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे वन अपॉन ओमेगा सी इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, वन अपॉन ओमेगा सी वन, और इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, और यहाँ से जो है आपका सी इक्वलेंट कितना आ जाएगा, थ्री सी वन आ जाएगा। तो सिंपल हमने फॉर्मूला यूज़ किया, या तो आप जेड से लेकर के फॉर्मूला निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप कैपेसिटेंस रख के यूज़ कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। आपके उस आंसर क्या आ जाएगा, थ्री सी वन। मैंने क्या किया, जनरल लेकर के चला और हमने हमारा केस पुट करके देख लिया कि यहाँ पे जैसे इंपीडेंस सी वन सी वन सी वन सेम है, तो जेड वन जेड वन जेड वन पुट किया, फिर हमने जेड निकाला, जेड क्या होगा, इन दोनों का हम यही तो करते हैं स्टार टू डेल्टा टू स्टार में, इन दोनों इंपीडेंस को मल्टीप्लाई करते हैं और जितनी भी अदर ब्रांच है उन सबका सम कर देते हैं, तो जेड वन मल्टीप्लाई बाई जेड वन, क्योंकि हमें निकालना क्या है ये, तो जिन दोनों ब्रांच से मिलकर बना है उन दोनों ब्रांच को मल्टीप्लाई किया, बाकी और तीनों का सम करके डिवाइड कर दिया, तो क्या आया, जेड वन बाई थ्री। तो जेड इज इक्वल टू जेड वन बाई थ्री। हम जेड जानते हैं क्या है यहाँ पे, वन अपॉन ओमेगा सी इक्वलेंट, क्योंकि जेड क्या है यहाँ पे, वन अपॉन जेड आपका एक्सी है, और एक्सी क्या होता है, वन अपॉन ओमेगा सी, तो वही मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो वन अपॉन ओमेगा सी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, और ये क्या आ रहा था आपका, जेड वन बाई थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री ओमेगा सी वन, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू थ्री सी वन। फिर से करके देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके पास इक्वलेंट सर्किट क्या बन गया, आपको क्या पता चल गया, एक आर था उसका आपने इस तरह से कैपेसिटेंस निकाल लिया थ्री सी वन, और ये क्या हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। इस तरह से आपको वाई पता चल गया, यहाँ पे आपको पता चल गया ये कितना आएगा, थ्री सी वन, ये आपका न्यूट्रल है, देन अगेन थ्री सी वन, और ये हो गया यहाँ पे बी। तो यही तीन ब्रांच बनी, थ्री सी वन एंड थ्री सी वन। और ये आपका सीथ के बीच में कैपेसिटेंस कितना है, ये आपको सी टू गिवन है, ये भी आपको कितना गिवन है, सी टू, और ये भी कितना गिवन है, सी टू। अब ये आपको पता ही है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पे आपकी सीथ है और वो क्या है, ग्राउंडेड है। तो ये भी आपस में किससे कनेक्टेड है, न्यूट्रल से कनेक्टेड है। ग्राउंड का मतलब क्या है, न्यूट्रल से, और दूसरा भी न्यूट्रल से कनेक्टेड है। तो एक तरह से अगर आप इनको समझो तो आपस में क्या हो गए हैं, पैरेलल ही नहीं हो गए हैं क्या, देखिए आर फेस को अगर मैं लेकर के चलूँ तो इसको कैसे बना सकता हूँ, दिस कैपेसिटेंस न्यूट्रल एंड दिस कैपेसिटेंस न्यूट्रल, थ्री सी वन एंड ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये थ्री सी वन है, ये आपका सी टू है, ठीक है, ये यहाँ पे न्यूट्रल है और नीचे भी क्या है आपका न्यूट्रल है। हमें क्या निकालना है, दिस निकालना है, ये क्या है, सी पर फेस। तो इसके साथ ये क्या आ रहा है, एक तरह से इस ब्रांच के साथ ये कैसे आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है, यानी कि इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ यहाँ पे, अब सी टू, ये न्यूट्रल न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए, देन आपका क्या आ गया, थ्री सी वन सी टू, और आपको ये फाइंड आउट करना है सी फेस। सिंपल, हमने ये सर्किट बना लिया है। अब पैरेलल में कैपेसिटेंस का क्या होता है, सम हो जाता है, सम हो जाता है, क्योंकि इंपीडेंस क्या होता है, वन अपॉन जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड वन प्लस वन अपॉन जेड टू। बट कैपेसिटेंस में जो इंपीडेंस है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, कैपेसिटेंस, तो रिलेशन क्या होता है, सम वाला आ जाता है। ये आपने फॉर्मूले की फॉर्म में भी नेटवर्क में पढ़ा होगा। तो जो सी फेस है वो क्या आ जाएगा आपके पास, थ्री सी वन प्लस सी टू। ये आपके पास क्लियरली फॉर्मूला आ गया। अगर अब आपको गेट में इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, जिसमें आपको C1 C2 का पता था, तो अब सी फेस आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास सी फेस आ गया है तो अब आप क्या निकाल सकते हो, मल्टी कोर केबल में भी आप चार्जिंग करंट निकाल सकते हो। तो चार्जिंग करंट क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू ओमेगा यानी कि टू पाई एफ, और वी फेस मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, सी फेस से, ठीक है। ये हो गया आपके पास चार्जिंग करंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए चार्जिंग केवीए, केवीए पूछने का मतलब इसे पर फेस में अगर हमसे पूछ ली जाए चार्जिंग केवीए पर फेस, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको V यानी कि वी फेस वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो V फेस और IC जो हमने अभी निकाला है, अब ये जो IC निकाला है ये एम्पियर में है, हमें किस में चाहिए, किलो में। तो हम इसको दोनों, ये वोल्ट में है ये एम्पियर में है, तो अगर किलो में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, चार्जिंग केवीए पर फेस हो गया।
अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तीसरी चीज़ क्या पूछी जा सकती है, टोटल चार्जिंग केवी, क्योंकि मल्टी कोर केबल है तो 3 फेस हैं, ये तो सिंगल फेस का है, तो 3 फेस वाले को क्या बोलेंगे, टोटल चार्जिंग के वी ए आर। यहाँ पे इसको ओनली के वी ए ना बोल के हम के वी ए आर बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा, बट अभी हम इसको वी पी एच आई सी भी लिख सकते हैं। नो, ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो रिएक्टिव पावर ही होगी जो टोटल पावर है, तो डायरेक्ट के वी ए आर भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है वो भी। के वी आर आपको क्या हो जाएगा, 3 वी पी आई सी इंटू 10⁻⁻3। अगर आप इसको फेस की फॉर्म में ना लिख के लाइन की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या बनेगा, √3 वी पी की जगह वी एल आ जाएगा लाइन वोल्टेज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आई सी मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, और ये किस में आएगा, ये भी के वी, ठीक है, के वी ए बोल दीजिए, के वी आर लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल पावर ये आपकी क्या है, रिएक्टिव पावर है, कोई एक्टिव पावर नहीं है कैपेसिटेंस के केस में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, जो है हमने देख लिया कैपेसिटेंस का सिनेरियो, देख लिया कि किस तरह से कैपेसिटेंस निकाला जाता है, किस तरह से इंसुलेशन का रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो पहले जब भी फॉर्मूले आप याद करो या फिर आप डिराइव करो, समझो, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो। ये लाइन का कैपेसिटेंस नहीं है, ये केबल के इंसुलेशन का कैपेसिटेंस है। और इसकी हेल्प कहाँ होती है, इसकी हेल्प होगी आपके जो केबल का इंसुलेशन का कैपेसिटेंस है उसके थ्रू चार्जिंग करंट निकालने के लिए, डाइलेक्ट्रिक लॉस निकालने के लिए, वो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो उस टॉपिक से पहले इस लेक्चर में हमने जो देखा है उसके अंदर आपको केबल से रिलेटेड इश्यूज सॉल्व किए गए हैं, इंसुलेशन का ही हमने रेजिस्टेंस निकाला है, और आपने इंसुलेशन का जो कैपेसिटेंस बन रहा है उस कैपेसिटेंस को यूज़ किया है, क्योंकि उससे चार्जिंग करंट पता चल जाता है और डाइलेक्ट्रिक लॉस पता चल जाते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लॉस अभी हम निकालने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस ऑफ केबल एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। सो थैंक यू।